हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लेक्चर नंबर 4 की। अपन ने इसके 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि किसी ने ये लेक्चर कंप्लीट नहीं किए हैं तो सबसे पहले वो लास्ट के 3 लेक्चर कंप्लीट करें एंड अच्छे से आप 4th लेक्चर को समझ सकते हो। आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में कि गैसेस का एक्सचेंज किस तरीके से होता है एंड उसके बाद अपन बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में, जिसमें अपन बात करेंगे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किसमें किस किस तरीके से होता है, प्लाज्मा में कितने % होता है और ब्लड के अंदर किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो आज का इस लेक्चर अपना 4th होने वाला है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी, उसके बारे में अपन बात करते हैं कि अपने लास्ट लेक्चर में किस किस के बारे में बात की थी। तो अपने लास्ट लेक्चर में किसके बारे में पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में सबसे पहले अपन ने बात की थी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में कि ब्रीथिंग कौन कौन से टाइप की होती है, किस किस तरीके की ब्रीथिंग होती है, फोर्सफुली और नॉर्मली ब्रीथिंग, उसके बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की थी। उसके बाद बात की थी अपन ने ब्रीथिंग को अच्छे से इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन को पढ़ने के बाद अपन ने बात की थी पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के बारे में। तो ये अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और इसकी पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि एक्सचेंज कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे एंड उसके बाद अपन बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है और CO2 का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। तो आज के लेक्चर में अपन ओनली ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे और हीमोग्लोबिन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है और वो किस किस से मिलके बना होता है। तो आज का अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज की गैसेज का एक्सचेंज किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखिए जिसको आपको पढ़ना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज का मेन मतलब क्या होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज ऑक्सीजन एंड CO2, मतलब रेस्पिरेटरी गैसेज जैसे ऑक्सीजन एंड CO2 के बीच में एक्सचेंज होना बिटवीन एयर एंड ब्लड एंड टिश्यू अक्रॉस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, मतलब ब्लड से लेके टिश्यू के बीच में जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है उनके बीच में ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज होने को ही क्या बोलते हैं अपन? एक्सचेंज ऑफ गैसेज की गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है। एलुलाई के अंदर जब ऑक्सीजन अंदर जाती है, टिश्यू तक जाती है और टिश्यू से CO2 एलुलाई में आती है तो ब्लड के थ्रू आती है और वहां पर क्या प्रेजेंट रहती है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। इस वजह से उनका बहुत ज्यादा रोल है कि यहाँ पे किसका हो रहा है? गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है। उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर टू लोअर कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर की तरफ। जब डिफ्यूजन गैसेस का होता है तो कब से होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ या हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन होता है। किसके थ्रू? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू। यदि आपको भी पता है कि जिस साइड पानी ज्यादा होगा और फिर जिस साइड पानी कम होगा तो वहां से पानी किधर बह के जाएगा? जिस साइड कम पानी होगा। इस वजह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ और हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ क्या होता है? डिफ्यूजन होता है गैसेस का। उसके बाद अपन कंपोजिशन की बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर में कितनी % कौन सी गैसेज पाई जाती है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन जो 78% प्रेजेंट रहती है और ऑक्सीजन पाई जाती है 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितनी % प्रेजेंट रहती है? 0.03% क्या प्रेजेंट रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेज के अंदर क्या पढ़ा कि डिफ्यूजन किस तरीके से होता है। डिफ्यूजन होता है वो मतलब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू होता है जहां गैसेज का ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज होता है। उसके बाद अपन ने बात करेंगे डिफ्यूजन किस तरीके से होता है? हाई कंसंट्रेशन या हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर या लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। और अपन ने फिर बात की कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या कॉम्पोजिशन पाए जाते हैं। तो उसमें 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपन ने एक्सचेंज ऑफ गैसेज में सबसे पहले ये पढ़ लिया, कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ लिया, डिफ्यूजन क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया और एक्सचेंज ऑफ गैसेज
किस किस के बीच, कौन कौन सी गैसेस किस किस के बीच में होता है उसके बारे में अपन ने बात की। अब अपन बात करेंगे स्टेप्स ऑफ गैसेज एक्सचेंज। चलो अपन ने बात कर ली कि ब्लड के और एल्वेलाई के बीच में क्या होता है, टिश्यू के इनके बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, और ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जैसे पार्शियल प्रेशर और हाई कंसंट्रेशन, इनके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि जिधर ज्यादा पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन होगी उधर से कम पार्शियल प्रेशर या कम कंसंट्रेशन की तरफ इसका एक्सचेंज होगा। तो अब अपन स्टेप्स ऑफ गैसेज एक्सचेंज में कंप्लीट पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन सा प्रेशर दिया हुआ है, कि जहां ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा और जहां ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा तो हाई प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ क्या होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, और इसके अपोजिट क्या होगा, CO2 का। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वेंटिलेशन, जो अपनी स्टेप उसकी ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन की पहली स्टेप होती है वो कौन सी होती है, वेंटिलेशन, जिनमें अपन ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। तो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 159 mmHg, और CO2 का कितना होता है, 0.3 mmHg। तो आपको एटमॉस्फेयर में लग रहा होगा कि क्या है, CO2 की कमी है, तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर जाएगी क्योंकि वहां पे उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। अब यहाँ से ऑक्सीजन किधर आ गई, एल्वेलाई के अंदर, जहां गैसेज का एक्सचेंज होता है एल्वेलाई लेवल के ऊपर, जहाँ के कहाँ पे गैसेज का एक्सचेंज होता है, बिटवीन एल्वेलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में। तो यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, कहाँ पे, एल्वेलाई के अंदर 104 mmHg, और CO2 का कितना हो गया, 40 mmHg। तो एल्वेलायर लेवल पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा है और CO2 का कम है, किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर से एयर किसके अंदर एंटर करी, ऑक्सीजन एल्वेलाई के अंदर एंटर कर गई, जहां पे पार्शियल प्रेशर आपको याद रखना है कि एल्वेलाई में ऑक्सीजन का इतना होता है और CO2 का इतना होता है। ये तो मैं समझने के लिए डायग्राम लेके आया हूं, लेकिन आपको जो ये एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा है ये आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पे कौन से लेवल डिनोटेड है। उसके बाद एल्वेलाई में आपकी ऑक्सीजन एंड CO2 आ गई। उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 mmHg है और CO2 का कितना है, 40 mmHg। और वैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अपन बात करते हैं तो कितना है, 40 mmHg किसका है, ऑक्सीजन का, और 45 कितना है, CO2 का। जब आपको पता है कि एक बार ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर कर गई, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से होती हुई टिश्यू के पास पहुंचेगी, फिर टिश्यू पे क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन, जहां पे ऑक्सीजन का यूज होगा और CO2 बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगी। तो टिश्यू के अंदर क्या होता है, जब किसी भी चीज का ब्रेकडाउन होता है तो अपन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो एनर्जी और CO2 बाहर बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। तो यहाँ पे जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आई, मतलब एक बार ट्रांसफर होकर चारों तरफ से घूम के आई, उसका यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, तो ऑक्सीजन तो यूज आ जाएगी, इस वजह से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है और CO2 बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है, तो उसका 45 mmHg होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थ से होती हुई ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो गया। उसके बाद एक्सचेंज होगा, टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। तो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपने पढ़ लिया कि इतनी होती है और CO2 का पार्शियल प्रेशर इतना होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वहां पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। और फिर सेल्यूलर लेवल पे क्या आ रहा है, ऑक्सीजन का, सेल्यूलर लेवल पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन कर रही है, किसका, ग्लूकोज का या फूड का या एमिनो एसिड्स के रूप में उनका क्या कर रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन कर रही है, जहां पे CO2 रिलीज हो रही है, कहां पे, सेल्यूलर लेवल में, जो कहां पे होता है, टिश्यू के अंदर। इस वजह से टिश्यू के अंदर क्या पाया जाता है, पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा पाया जाता है। किसके अंदर, टिश्यू के अंदर कितना होता है, 45 mmHg होता है टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर CO2 का, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 40 mmHg। तो ये आपको ये डायग्राम से ये समझना है कि किस तरीके से ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, कहां तक, जहां पर सेल्यूलर ऑक्सीडेशन होगा, जहां पर अपन को ऑक्सीजन की एक्चुअल में नीड होगी, उसमें किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा। सबसे पहले कहां आएगी, एटमॉस्फेयर में, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो अंदर एंटर कर गई, ऑक्सीजन आ गई एल्वेलाई में। तो जैसे जैसे अंदर एंटर करती जा रही है ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, पार्शियल प्रेशर कम होता जा रहा है, और टिश्यू लेवल पे जाता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है। ये इसका क्या रीजन है इस चीज का, क्योंकि अपन जैसे जैसे टिश्यू लेवल पे जाएगी तो ऑक्सीजन का यूज अपन क्यों करेंगे, क्योंकि अपन को फूड का ब्रेकडाउन करना है ऑक्सीजन की हेल्प से, जहां पे ATP अपन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है और बाय प्रोडक्ट के रूप में CO2 निकलता है, इस वजह से CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है। अब आपको इस डायग्राम से समझना है जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि सबसे पहले अपन इंस्पायर करते हैं किसी एयर को, तो एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg और CO2 का कितना है, 40 mmHg। तो आपको ये याद रखना है,
एल्वोलाई से कहाँ चली गई, हार्ट के अंदर चली गई। ये सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड से होते हुए कहाँ चली गई, हार्ट से जा रही है, फिर किसके पास, टिश्यू के पास। तो हार्ट में जब हार्ट से टिश्यू के पास जाती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी रहती है, 95 mmHg पार्शियल प्रेशर रहता है किसका, ऑक्सीजन का, और CO2 का 40 mmHg रहता है। अब जैसे ही टिश्यू के पास हुई, यहाँ पे क्या होगा, सेलुलर रेस्पायरेशन होगा, जहाँ पे अपन फूड का ब्रेकडाउन करेंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा और CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो टिश्यू लेवल पे क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर रहता है CO2 का वो 45 mmHg हो जाता है और CO2 का 40 mmHg रह जाता है, मतलब CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। इधर से आप आए, बाहर से एल्वुलाई में आए, एल्वुलाई में आने के बाद हार्ट में आए, हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ होते हुए आप टिश्यू के अंदर आ गए, टिश्यू के अंदर आ गए। तो यहाँ तो क्या हो रहा था, पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा था, ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ पे आप ऑक्सीजन को अंदर लेके आ रहे थे बॉडी में, जहाँ अपन को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से इनका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था। और अपन क्या हो रहे हैं, फिर टिश्यू से किधर की तरफ जा रहे हैं, अपन टिश्यू से जा रहे हैं CO2 को बाहर निकालने, CO2 को बाहर निकालने, इधर अपन क्या जा रहे हैं, CO2 को बाहर निकालने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात, अपन CO2 को बाहर निकालने के लिए अपन को CO2 का क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर ज्यादा चाहिए। अपन ने ऊपर डिफ्यूजन के थ्रू इनका क्या होता है, एक्सचेंज। तो एक्सचेंज किस तरीके से हो रहा है, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ। जब एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर वो ऑक्सीजन का कितना था, 159 mmHg और CO2 का कितना था, 0.3 mmHg। तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ आई कौन, ऑक्सीजन। तो बाहर से अंदर आए तो अपन को अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा थी, तो अपन ने अंदर ले ली टिश्यू लेवल तक। यहाँ पे सेलुलर ब्रेकडाउन हुआ, सेलुलर ब्रेकडाउन होने के बाद ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होने लगा, कम होने लगा, और CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होने लगा, बढ़ने लगा। कहाँ पे, टिश्यू लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या किया, फूड का ब्रेकडाउन किया ऑक्सीजन की मदद से। अब जैसे ही यहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का बढ़ेगा, तो जैसे ही अपन ने क्या पढ़ी थी फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर डिफ्यूजन की डेफिनेशन, कि हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या, किसका प्रेशर ज्यादा हो गया, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो गया। तो CO2 किधर से किधर जाएगी, टिश्यू से किधर जाएगी, टिश्यू से जा रही है वो किधर, बाहर की तरफ, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ। यही होता है गैसेज का एक्सचेंज, जहां अपन ऑक्सीजन को तो अंदर लेके आते हैं टिश्यू लेवल तक, जहां पे अपन को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है फूड के ब्रेकडाउन करने के लिए, और टिश्यू से अपन क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, कहां पे, एटमॉस्फेयर के अंदर। इसी कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज, की गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है, और ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर पे। आगे अपन बात करेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ये है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं गैसेज ऑफ एक्सचेंज के। मेनली पार्शियल प्रेशर करता है, उसके बाद डिफ्यूजन मेम्ब्रेन करती है, और सोल्युबिलिटी ऑफ गैस करती है 3rd नंबर पे। तो सबसे ज्यादा अपन ने किस बेसिस पे यहाँ पे पढ़ा, अपन ने सबसे पहले पढ़ा पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे। तो अब तक अपन ने पहले टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा, अपने के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन बात की कि ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू, उसी को अपन ने क्या बोला, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। डिफ्यूजन अपन ने क्या पढ़ा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, या हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल की तरफ गैसेस का एक्सचेंज, ट्रांसफर होना या एक्सचेंज होना। फिर अपन ने कॉम्पोजिशन पढ़ी एटमॉस्फेयर के अंदर, जहां 90 नाइट्रोजन प्रेजेंट थी, 78% ऑक्सीजन प्रेजेंट थी 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी 0.0%। फिर ये अपन ने स्टेप्स पढ़ी गैसेज एक्सचेंज की। सबसे पहले एटमॉस्फेयर से एल्वुलाई में आए, एल्वुलाई में आने के बाद कहाँ चले गए, हार्ट में, हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू कहाँ चले गए, टिश्यू के पास, वहाँ हुआ सेलुलर रेस्पायरेशन, जहाँ ऑक्सीजन को अपन ने फूड के ब्रेकडाउन में यूज किया। तो वहाँ पे क्या होगा, फिर जैसे ही ऑक्सीजन का यूज किया तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने लगा और CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ने लगा। अब वहाँ पे जैसे ही CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ने लगा, तो जैसे ही आपको पता है कि जहाँ पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो उससे कम की तरफ ट्रांसफर होता है, किसका, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो फिर CO2 टिश्यू से कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर के अंदर, मतलब बाहर चली गई। फिर वो टिश्यू से कहाँ गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से होती हुई हार्ट में, हार्ट से कहाँ चली गई, फिर एल्वुलाई में, एल्वुलाई से कहाँ चली गई, बाहर एटमॉस्फेयर में। तो यही तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता रहता है। आपको ये डायग्राम एनसीईआरटी का समझ में आया होगा। अब अपन बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग गैसेज एक्सचेंज। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो गैसेज के एक्सचेंज को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें कौन सा, सबसे पहला फैक्टर पार्शियल प्रेशर, जो अपन ने अभी डिटेल में पढ़ा कि पार्शियल प्रेशर और प्रेशर ग्रेडियंट जो किस तरीके से एटमॉस्फेयर में, आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है और CO2 का कम होता है, इस वजह से ऑक्सीजन अपने एल्वुलाई के अंदर एंटर करती है। दूसरा फैक्टर अफेक्ट करता है थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है उसकी
परमेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, यदि वो जितनी ज़्यादा पतली होगी उतना जल्दी आसानी से डिफ्यूजन होगा। तो थिकनेस पे भी डिपेंड करता है किसकी में, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के। और थर्ड फैक्टर है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, कौन सी गैस सबसे ज़्यादा सोल्यूबल है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि सोल्यूबिलिटी CO2 की ज़्यादा है या ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है किसका, गैसेस के एक्सचेंज का। तो ये 3 फैक्टर आपको याद रखने हैं। पहला याद रखना पार्शियल प्रेशर, दूसरा याद रखना आपको थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, और थर्ड याद करना आपको सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। अब अपन पहले फैक्टर को पढ़ने जा रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सर ऑफ गैसेस। मतलब जैसे ये सब, जैसे इस डब्बे के अंदर ये आपका एक ग्लास जार हो गया जिसके अंदर पूरी गैसेज भरी हुई है, जिस गैसेज में प्रेशर किसी इंडिविजुअल गैस का सबसे ज़्यादा लगेगा उसके एक्सर्टेड बाहर की तरफ, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। मतलब बाहर की तरफ धक्का लगा रहे, प्रेशर लग रहा, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। यदि किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो उस गैस का क्या होगा, ट्रांसफर जल्दी होगा। उसके बाद डाल्टन्स का लॉ आया किसके ऊपर, पार्शियल प्रेशर की तरफ। डाल्टन साहब ने पार्शियल प्रेशर पे बहुत कुछ बोल रखा है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपन ने ऊपर पढ़ा था, कितना होता है, 60 mmHg। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपन कैसे निकालेंगे, 159 mmHg होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, किसमें, एटमॉस्फेयर के अंदर। ये किस तरीके से निकाला, अपन को पता है कि एटमॉस्फेयर में 21% क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन को अपन ने 100 से डिवाइड किया और 760 mg से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब अपन ने ऑक्सीजन को परसेंटेज से एक वैल्यू के अंदर निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद उसको 760 जो एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेयर में कंप्लीट प्रेशर कितना है, 760 mmHg। तो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद अपन को क्या मिल गया, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मिल गया। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अपन ने ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला। अपन को पता था कि ऑक्सीजन कितनी परसेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, 21%। तो उसको डिवाइड किया अपन ने 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो वो किसका प्रेशर निकल के आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो अपन ने क्या पढ़ा, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, पार्शियल प्रेशर, दूसरा पढ़ा थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन और सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर पढ़ा कि जो कोई भी मिक्सर ऑफ गैसेज है उसके अंदर किसी इंडिविजुअल गैस से पार्शियल प्रेशर लग रहा है बाहर की तरफ, तो उसी को अपन ने क्या बोला, पार्शियल प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 mmHg। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है एटमॉस्फेयर के अंदर, 159 mmHg। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है एटमॉस्फेयर के अंदर, 0.3 mmHg। तो आपको ये पॉइंट भी याद रहना चाहिए कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर है और CO2 का कितना पार्शियल प्रेशर है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि कहाँ पे कितना प्रेशर है। तो ये पार्शियल प्रेशर आपको किस तरीके से याद रखना है, ये एक टेबल दी गई है एनसीईआरटी में, आपको याद रखना है कि जैसे ही रेस्पिरेटरी गैसेज कौन कौन सी, ऑक्सीजन एंड CO2 की अपन मेनली बात करेंगे, तो उसमें एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का कितने पार्शियल प्रेशर, 159 और 0.3 CO2 का है। तो यहाँ से कहाँ आएगी, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ। एल्वोलाई में कितना आ गया, 104 mmHg। अब ये कहाँ जाएगी, 104 से कम कितना है, कहाँ पे, 95। ये कहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, मतलब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। फिर ये कहाँ जाएगी, यहाँ से जाएगी टिश्यू के पास, और टिश्यू से कहाँ आएगी, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ जाएगी। ऑक्सीजन तो टिश्यू तक ही जाएगी, फिर टिश्यू से कौन आएगी, CO2 यहाँ से यहाँ जाएगी। यहाँ से जाने के बाद एल्वोलाई में 40 mmHg आ गया। फिर कहाँ जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से होते हुए टिश्यू में इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, किसका, CO2 का, क्योंकि वहाँ पे अपन जब इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करेंगे ऑक्सीजन का फूड के साथ तो बाय प्रोडक्ट के रूप में CO2 निकलेगी, जिससे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 टिश्यू लेवल पे बढ़ जाएगा। तो आपको ये टेबल कंप्लीटली याद होनी चाहिए कि ये कहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना होता है, कौन सी गैसेस का, ये एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। तो अपन ने सबसे पहले बात की थी फैक्टर अफेक्टिंग गैसेज एक्सचेंज में, जिसने अपन ने सबसे पहले पढ़ा पार्शियल प्रेशर के बारे में। ये पार्शियल प्रेशर में आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कितना पार्शियल प्रेशर होता है। यदि जहाँ जितना ज़्यादा मतलब हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ ही किसका ट्रांसपोर्ट होगा, गैसेस का। तो आपको ये पार्शियल प्रेशर से हेल्प मिल जाएगी कि कहाँ पे किसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो वहाँ से इधर की तरफ गैसेस का एक्सचेंज होगा। उसके बाद पार्शियल प्रेशर पे पढ़ने के बाद अपन ने सेकंड फैक्टर पढ़ा था जो गैसेज एक्सचेंज को अफेक्ट करता है, वो थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है। तो अब बात करेंगे अपन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में। ये क्या है, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग गैसेज एक्सचेंज इज द परमेबिलिटी। परमेबिलिटी मतलब जो थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी के मतलब ये डिपेंड करती है कि कितना कोई भी गैस एक्सचेंज हो सकती है। तो थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है कौन,
गैसेस का एक्सचेंज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या अफेक्टिंग गैसेज एक्सचेंज इज द परमेबिलिटी ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, मतलब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस के ऊपर गैसेज का एक्सचेंज डिपेंड करता है। तो थिकनेस कितनी होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की? लेस देन 1 मिलीमीटर होती है, 1 mm से कम होती है किसकी? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के ऊपर भी उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि गैसेज का एक्सचेंज कौन सी गैस का ज़्यादा जल्दी होगा, क्योंकि ये डिफ्यूजन ऑफ जहाँ गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है, आपको पता है कि इस लेयर से इधर गैसेज का एक्सचेंज होना है, तो उसकी थिकनेस पर भी तो डिपेंड करेगा कितना जल्दी इधर के उधर एक्सचेंज होगा। तो ये कितनी होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस? लेस देन 1 mm। उसके बाद अपन बात करेंगे लेयर की, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में होती है उसमें 3 तरीके की लेयर पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले को अपन बोलते हैं एल्वेलर एपिथेलियम, जो किससे बनी होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई होती है। अब अपन बात करेंगे लेयर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस के बारे में बात कर ली कि जहाँ पे एक्सचेंज गैसों का एक्सचेंज डिपेंड करता है, वो कितनी होती है? उसकी थिकनेस 1 mm से कम होती है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि जो डिफ्यूजन के अंदर जो पाई जाती है कौन लेयरें पाई जाती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के अंदर भी, यदि उसकी 1 mm से कम थिकनेस है तो उसके अंदर भी लेयर प्रेजेंट होगी। तो कितनी लेयर प्रेजेंट है? उसके अंदर 3 टाइप की लेयर प्रेजेंट है। तो पहली अपन ने पढ़ी एल्वेलर एपिथेलियम, जो किससे बनी होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से बनी होती है। अब इस डायग्राम में, ये डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, तो आपको कंप्लीट याद होना चाहिए कि कहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू डिनोटेड है, क्योंकि ये डायग्राम आपको देख के इनके लेवल आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। नीट के अंदर भी ये पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि कहाँ पे कौन सी गैस का एक्सचेंज हुआ है। तो सबसे पहले जो बाहर एक आपको लेयर दे रखी है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये कौन सी होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होती है, जो एल्वेलर एपिथेलियम की पहली लेयर होती है। उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है वो कौन सी होती है? पल्मोनरी कैपिलरी एंडोथेलियम, जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है। ये होगी एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ये सेकंड क्या हो गई? लेयर हो गई। ये कौन सी होगी? फर्स्ट लेयर हो गई। तो इन दोनों से क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। 3 लेयर पाई जाती है। और थर्ड कौन सी होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो प्रेजेंट रहती है बिटवीन बोथ एपिथेलिया, मतलब दोनों एपिथेलियम के बीच में क्या उनसी प्रेजेंट होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो नॉन सेल्यूलर होती है, मतलब इसमें ब्लड का फ्लो नहीं होता। नॉन सेल्यूलर का मतलब इसके अंदर कोई भी ब्लड का फ्लो नहीं होता। और ये आपको जो तीनों लेवल है, तीनों मेम्ब्रेन याद होनी चाहिए, कहाँ पे क्या लेवल है। जहाँ रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं, ये ब्लड कैपिलरी हो गई और ये एल्वेलर कैविटी हो गई। तो सबसे पहले अपन ने सेकंड फैक्टर क्या पढ़ा जो गैसेज के डिफ्यूजन ऑफ गैसेज को अफेक्ट करता है, वो पढ़ा अपन ने डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जिसकी थिकनेस पर डिपेंड करती है कि कौन सी गैस कौन सी ज़्यादा परमिएबल होगी। तो इसकी थिकनेस कितनी होती है? लेस देन 1 mm। उसके बाद अपन ने 3 टाइप की डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में बात करी। सबसे पहली कौन सी थी? एल्वेलर एपिथेलियम। दूसरी कौन सी? पल्मोनरी कैपिलरी एंडोथेलियम, जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। और थर्ड कौन सी थी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब आपको ये तीनों लेयर याद होनी चाहिए। ये एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम भी दे रखा है, जहां आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। स्क्वेमस एपिथेलियम यहाँ प्रेजेंट है, जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। दूसरी एंडोथेलियम प्लड कैपिलरी यहाँ प्रेजेंट है। और थर्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट है। तो आपको ये तीनों मेम्ब्रेन याद होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। और ये डायग्राम भी आपको कंप्लीट याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर इस डायग्राम के लेवल हाइड करके आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। अब अपन थर्ड फैक्टर की बात करेंगे, जिसका क्या नाम है? सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। फर्स्ट अपन ने पार्शियल प्रेशर कंप्लीट कर लिया, ये आपको पार्शियल प्रेशर याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। दूसरी अपन ने बात करी थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, जो लेस देन 1 mm मिलीमीटर होती है। और उसके डिफ्यूजन में कौन कौन सी 3 लेयर यूज होती है? एल्वेलर एपिथेलियम, पल्मोनरी कैपिलरी एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तीनों आपको याद होनी चाहिए कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। इस वजह से आपको ये डायग्राम भी कंप्लीट याद होना चाहिए। उसके बाद थर्ड फैक्टर जो गैसेज एक्सचेंज को अफेक्ट करता है, उसका नाम है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज, की कौन सी गैस सबसे ज्यादा सोल्यूबल है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे CO2 की। CO2 इज 20 to 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन इन बॉडी फ्लूइड एंड वाटर। CO2 क्या रहती है? 20 से 25 टाइम ज्यादा सोल्यूबल रहती है किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में। किसके अंदर? फ्लूइड के अंदर या वाटर के अंदर। कौन? CO2। तो CO2 की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है 20 से 25 टाइम। और CO2 का क्या रीजन है? CO2 डिफ्यूज भी 20 से 25 टाइम फास्टर होती है किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में, पर यूनिट प्रेशर डिफरेंस के बेसिस पे। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज में अपन ने क्या पढ़ा कि 20 से 25 टाइम जो CO2 होती है उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। किसकी? CO2 की। CO2 की सोल्यूबिलिटी 20 से 25
टाइम्स ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में। और CO2 का जो डिफ्यूजन होता है, मतलब गैसेज एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज होकर जाएगी मेम्ब्रेन से, तो CO2 जल्दी जाएगी। कितनी तुलना में जाएगी, 20 से 25 टाइम ज़्यादा जाएगी ऑक्सीजन की तुलना में, डिफ्यूजन होगा किसका, CO2 का। उसके बाद साहब ये सोलिबिलिटी वाली बात हो गई, तो अपन ने 3 फैक्टर पढ़ लिए। पहला फैक्टर पढ़ा पार्शियल प्रेशर के बारे में, दूसरा फैक्टर पढ़ा सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस, और थर्ड फैक्टर पढ़ा अपन ने डिफ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन की थिकनेस के बारे के अंदर। तो आपको ये तीनों फैक्टर अच्छे से याद होने चाहिए कि थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करती है, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस के ऊपर भी डिपेंड करती है, और पार्शियल प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करती है किसका, गैसेस का एक्सचेंज होना। उसके बाद सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस पढ़ने के बाद अपन बात करेंगे एक हेनरी लॉ। हेनरी साहब आए थे, इन्होंने कौन सा लॉ दिया था, इन्होंने बात करी थी कि द अमाउंट ऑफ गैसेस डिजोल्व इन ए लिक्विड डिटरमाइन बाय, ये किस किस, यदि कोई गैस किसी लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो रही है तो वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ये उसके डिपेंड करती है कि उसकी सोलिबिलिटी कितनी है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर के ऊपर। तो हेनरी साहब को बैठे बैठे चुल लगी थी कि चलो देखते हैं कि गैस किसी लिक्विड में डिजोल्व होती है तो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, सोलिबिलिटी के ऊपर और पार्शियल प्रेशर के ऊपर। तो हेनरी साहब ने क्या बोला कि जब कोई भी गैस डिजोल्व करती है किसी लिक्विड के अंदर तो सोलिबिलिटी और पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अपन ने क्या क्या बात कर ली, अपन ने बात करी कि गैसेस का एक्सचेंज होता है तो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहता है। तो सबसे पहले अपन ने बात की पार्शियल प्रेशर के ऊपर, फिर अपन ने बात की थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के ऊपर, और फिर अपन ने थर्ड फैक्टर पढ़ा था सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस के ऊपर। तो पार्शियल प्रेशर तो आपको इस टेबल से याद करना है कि कौन कौन सी जगह कौन कौन सा पार्शियल प्रेशर दिया गया है। उसके बाद अपन बात करेंगे डिफ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में कि जो जहां से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वहां पे उसके डिफ्यूजन की मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 mm होनी चाहिए। और उसके बाद अपन ने 3 लेयर बात करी कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में भी कौन कौन सी लेयर होती है, 3 होती है। सबसे पहली एल्वेलर एपिथेलियम, दूसरी होती है पल्मोनरी कैपिलरी एंडोथेलियम, और थर्ड होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो कौन कौन सी लेयर डिपेंड करती है, तीनों लेयर डिपेंड करती है किसकी, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के ऊपर। उसके बाद थर्ड जो बात थी वो आई थी सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस के ऊपर कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगी। तो CO2 होती है वो 20 से 25 टाइम क्या होती है, मोर सोल्यूबल होती है ऑक्सीजन की तुलना के अंदर। किसके अंदर, फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर या वाटर के अंदर। और CO2 का जो डिफ्यूजन होता है वो ऑक्सीजन की तुलना में फास्ट होता है, 20 से 25 टाइम CO2 फास्ट डिफ्यूज करती है ऑक्सीजन की तुलना में। फिर बैठे बैठे एक साइंटिस्ट के चुल मची किसके साथ के, हेनरी लॉ के साथ के। बैठे बैठे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया कि चलो गैसेज किस तरीके से लिक्विड में डिपेंड, मतलब लिक्विड के अंदर किस तरीके से डिजोल्व होती है, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। तो उन्होंने पाया कि सोल्यूबिलिटी के ऊपर और पार्शियल प्रेशर के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती है। फिर उन्होंने बात करी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। हेनरी लॉ कंप्लीट होने के बाद अब अपन बात करेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आज का रहने वाला वो रहने वाला ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जिसमें अपन बात करेंगे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में आज सबसे पहले। तो अपन ने पहला टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में कि गैसेस का एक्सचेंज किस किस तरीके से हो रहा है और ये कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला पार्शियल प्रेशर पढ़ लिया, उसके बाद सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस पढ़ ली, उसके बाद थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की गैसेस का ट्रांसपोर्ट किस किस तरीके से हो रहा है। मतलब ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है लेकिन प्लाज्मा के थ्रू हो रहा है, आरबीसी के थ्रू हो रहा है, या किसके थ्रू, कौन सी गैसेस का कितना % ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में पढ़ेंगे कि बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विथ किस किस के साथ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज किस किस के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग होकर किस किस का किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ऑक्सीजन की बाइंडिंग जब हीमोग्लोबिन के साथ होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये किस तरीके की बाइंडिंग होती है, रिवर्सिबल बाइंडिंग। मतलब ये चेंज भी हो सकती है, रिवर्सिबल मतलब एक डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में चलती रहती है। और CO2 जब हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। और जो CO2 की बाइंडिंग होती है वो बाइंडिंग एफिनिटी 20 टाइम्स क्या होती है, 20 टाइम्स ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में। किसकी बाइंडिंग, CO2 की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ। तो क्या होता है, CO2 की बाइंडिंग होती है ना जो कितनी होती है, 20 टाइम ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की तुलना में, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो और ये कौन सी बाइंडिंग होती है, ये रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। तो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को अपन ने क्या बोला, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो एक तरीके से रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। दूसरी जो CO2 की बाइंडिंग ऑक्सीजन के साथ, CO2 की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ होती है तो उसको अपन ने क्या बोला,
कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। जब बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग एफिनिटी होती है CO2 की हीमोग्लोबिन के साथ, वो 20 टाइम्स ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में। और ये कौन सी बाइंडिंग होती है, रिवर्सिबल बाइंडिंग। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग होती है, किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ होती है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी होती है वो 200 टाइम्स ग्रेटर होती है किसके, ऑक्सीजन के तुलना में। 200 टाइम क्या होती है, ज्यादा होती है किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में, कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग। और ये किस तरीके की होती है, इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। तो समझ में आ गया, ऑक्सीजन की बाइंडिंग रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन के साथ, और CO2 की बाइंडिंग रिवर्सिबल होती है और 20 टाइम ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की तुलना में। और कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग इरिवर्सिबल होती है और ये 200 टाइम ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की तुलना में। उसके बाद फोर्थ टाइप की जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग होती है किसकी, फ्री रेडिकल की, नाइट्रेट की और नाइट्राइट की। ये ऑक्सीडेशन होता है हीमोग्लोबिन के साथ और फॉर्मेशन होता है किसका, मेथनोग्लोबिन का। और ये एक तरीके इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है जो एक आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिससे क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। जब किसी फ्री रेडिकल की नाइट्रेट की या नाइट्राइट की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ होती है तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका, हीमोग्लोबिन का, और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन लेता है, एक पिगमेंट एक ग्लोबुलिन का फॉर्मेशन होता है जिसको अपन बोलेंगे मेथनोग्लोबुलिन, जो एक तरीके की क्या होती है, इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 का फॉर्मेशन होता है, जिससे कौन सा सिंड्रोम हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में अपन ने 4 टाइप के ट्रांसपोर्ट पढ़े। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जब हीमोग्लोबिन के साथ हो रहा है तो उसे ऑक्सीहीमोग्लोबिन बोलेंगे, और वो एक तरीके की रिवर्सिबल बाइंडिंग है। जब CO2 का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के साथ हो रहा है तो जब उसकी बाइंडिंग को अपन क्या बोलेंगे, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, जो एक रिवर्सिबल बाइंडिंग है, और इसकी बाइंडिंग एफिनिटी CO2 की होती है 20 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंडिंग होगी जिसको अपन क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो 200 टाइम ज्यादा होती है ऑक्सीजन की तुलना में। और ये एक तरीके की इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। अब अपन बात करेंगे फ्री रेडिकल की। जो फ्री रेडिकल की जब बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन के साथ तो ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका, हीमोग्लोबिन का, और एक फॉर्मेशन होता है किसका, मेथनोग्लोबिन का, जो एक तरीके की इरिवर्सिबल बाइंडिंग है। और मेथनोग्लोबिन से क्या बनता है, ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी आती जाती है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आने से क्या होता है, Fe2O3 मतलब आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये किसके अंदर देखा गया, बच्चों के अंदर देखा गया। तो जब फ्री रेडिकल के साथ हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग होती है तो ऑक्सीडेशन होने लग जाता है किसका, हीमोग्लोबिन का, और मेथनोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है और जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में चारों का ट्रांसपोर्ट समझ में आया होगा कि इसमें रिवर्सिबल बाइंडिंग हो रही है। और जब कोई हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, और किसकी एफिनिटी किसके साथ ज़्यादा है। तो आपको इस फ्लो चार्ट से आपको समझ में आया होगा कि किसकी एफिनिटी किसके साथ ज़्यादा है। अब अपन बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन का 2 से 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा हो रहा है, प्लाज्मा के थ्रू हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, प्लाज्मा के थ्रू। ऑक्सीजन का 2 से 3% ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा हो रहा है, प्लाज्मा के थ्रू, बिकॉज ऑक्सीजन डज नॉट डिजोल्व इजीली इन वाटर। वाटर के अंदर इजीली डिजोल्व नहीं करते, इस वजह से 2 से 3% ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का, किसके साथ, प्लाज्मा के साथ। और 97 से 98% जो हो रहा है ब्लड ऑक्सीजन इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जो 97 से 98% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। कितना हो रहा है, 97 से 98%। और 2 से 3% ऑक्सीजन किसके साथ ट्रांसपोर्ट हो रही है, प्लाज्मा के साथ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेंट 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड में। पर 100 ml ब्लड में, पर 100 ml ब्लड में कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, 20 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। तो आपको याद रखना है कि पर 100 ml ब्लड में कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, 20 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। तो 98% ऑक्सीजन बाइंड कर रही है हीमोग्लोबिन के साथ, तो 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर रही है, 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर रही है हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड के अंदर। यदि 98% किसका ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड कर रही है, हीमोग्लोबिन के साथ, तो 19.7% क्या हो रही है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कैरी कर रही है हीमोग्लोबिन। मतलब इसका मतलब आप लाइन का मतलब समझ पा रहे हो। इसका लाइन का मतलब अपन समझते हैं कि जैसे पर
पर 100 ml ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है, 20 ml ऑक्सीजन है। और अपन को ये पता है कि जो 97 से 98% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसका, 97 से 98% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ हो रहा है, मतलब ब्लड के साथ हो रहा है। और 20 ml ऑक्सीजन अपन किस में मिल रही है, पर 100 ml ब्लड में, तो इसमें कितनी होगी, 19.7% जो हीमोग्लोबिन कर रही है, ऑक्सीजन कैरी कर रही है, वो कौन कर रही है, हीमोग्लोबिन के साथ। समझ में आ गए। तो 19.7 ml ऑक्सीजन कैरी बाय हीमोग्लोबिन। तो 19.7, 20 में से 19.7 ml ऑक्सीजन किसके साथ कैरी कर रही है, हीमोग्लोबिन के साथ। और 0.3% जो हीमोग्लोबिन कैरी कर रही है वो किसके साथ कर रही है, प्लाज्मा के साथ। किसके साथ, प्लाज्मा के साथ। तो आपको ये समझ में आना चाहिए यहाँ पे। पहली बात तो पर 100 ml ब्लड में के अंदर कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 20 ml ऑक्सीजन, जिसमें से भी 97 से 98% किसके साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ। तो उस बात से अपन बात करेंगे कि 20 ml प्रेजेंट है किसके अंदर, 100 ml के अंदर। तो इसके अंदर जो 19.7 आएगी वो हीमोग्लोबिन किसके साथ जाएगी, हीमोग्लोबिन, वो 19.7 ml ऑक्सीजन किसके साथ जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ। और 0.3% किसके साथ जाएगी, प्लाज्मा के साथ, क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मा का ट्रांसपोर्ट किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन का 2 से 3% ही हो रहा है। और हीमोग्लोबिन के साथ कितनी हो रही है ऑक्सीजन, 97 से 98% हो रही है। तो आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन मेजरली समझ में आया होगा कि 2 से 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रही है, प्लाज्मा के थ्रू। और 97 से 98% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो हीमोग्लोबिन के साथ हो रहा है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। अब अपन बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन समझने के बाद अब अपन बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में बात। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। क्या होता है ये, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। कौन, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। अब हीम का मतलब समझेंगे अपन और ग्लोबिन का मतलब समझेंगे। मतलब हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक तरीके से कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। और हीमोग्लोबिन बनता है किससे, हीम से मिलके और ग्लोबिन से मिलके। क्या, किसका फॉर्मेशन होता है, हीमोग्लोबिन का। जिसमें हीम के अंदर क्या रहती है, कंटेन करता है 4 आयरन ग्रुप, जिसको अपन फेरस आयन बोलते हैं। और आयरन किसके, आयरन प्रेजेंट इन द पोरफायरिन रिंग के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, आयरन प्रेजेंट रहता है। तो हीम किस किस से मिलके बना होता है, 4 आयरन ग्रुप से, जिसको अपन फेरस आयन बोलते हैं। और आयरन कहाँ प्रेजेंट रहता है, पोरफायरिन रिंग के अंदर प्रेजेंट रहता है। कौन, आयरन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जो हीम प्लस ग्लोबिन से मिलके बनता है। कौन, हीमोग्लोबिन। और हीम के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, 4 आयरन ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, जिसको अपन फेरस आयन बोलते हैं। और आयरन किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, पोरफायरिन रिंग के अंदर प्रेजेंट रहता है। और ग्लोबुलिन क्या करता है, ग्लोबिन क्या करता है, कंसिस्ट करता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। कौन सी, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पर कौन कंसिस्ट करता है, कौन किसके अंदर रहती है, ग्लोबिन के अंदर क्या रहती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है, जिसमें से 2 अल्फा चेन रहती है और 2 क्या रहती है, बीटा चेन। 2 अल्फा चेन के अंदर 141 एमिनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं प्रति ईच के अंदर, 141 एमिनो एसिड इन ईच। प्रत्येक अल्फा चेन के अंदर 141 एमिनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं, तो 2 अल्फा चेन हो गई। एक के अंदर 141 एमिनो एसिड प्रेजेंट है और दोनों के अंदर मिला के कितने हो गए, 282 एमिनो एसिड। और 2 बीटा चेन के अंदर क्या रहते हैं, 146 एमिनो एसिड प्रेजेंट है एक बीटा चेन के अंदर। तो 2 के अंदर कितने हो गए, 292। तो अपन ने पढ़ा हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जो हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हीम के अंदर 4 आयरन ग्रुप होते हैं जो कंटेन करते हैं फेरस आयन। और ये आयरन कहाँ प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है पोरफायरिन रिंग के अंदर। और ग्लोबिन क्या कंसिस्ट करता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है किसके अंदर, ग्लोबिन के अंदर, जिसके अंदर 2 अल्फा चेन रहती है और 2 बीटा चेन रहती है। एक अल्फा चेन के अंदर 141 एमिनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं और एक बीटा चेन के अंदर 146 एमिनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं। और ईच आयन इन द हीम ग्रुप कैन बी बाइंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हर एक आयरन ग्रुप किसके साथ बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। मतलब हर एक आयन ग्रुप किसके साथ बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। तो हीमोग्लोबिन में अपन ने पढ़ा कि ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर प्रेजेंट होता है। हीम के अंदर 4 आयन ग्रुप होते हैं और ये आयन ग्रुप कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, पोरफायरिन रिंग के पास। ग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना मिलके बना होता है, जिसमें 2 अल्फा चेन होती है जो हर एक अल्फा चेन में 141 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं।
और 2 बीटा चेन होती है जिसमें 146 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं हर एक बीटा चेन के अंदर। और प्रत्येक आयन ग्रुप किससे अटैच रहता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच रहता है। ये आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जान सकते हो कि इस तरीके से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर रहता है। इसमें क्या रहती है? इसमें ये 2 तो हो गई अल्फा चेन और 2 क्या हो गई बीटा चेन। 2 अल्फा चेन अपन ने पढ़ ली कि 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होते हैं। और हर एक आयन ग्रुप किससे अटैच रहता है? ऑक्सीजन ग्रुप के साथ अटैच रहता है। ठीक है, ये आपको हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर याद हो गई होगी। और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जिसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती है। और ये एक अल्फा चेन 141 एमिनो एसिड से मिलके बनी होती है और एक बीटा चेन 146 एमिनो एसिड से मिलके बनी होती है। तो आपको ये याद होना चाहिए। आपको क्या याद होना चाहिए हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है और हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन से मिलके बना होता है। हीम के अंदर 4 आयन ग्रुप होते हैं और आयन प्रेजेंट रहता है पोरफायरिन रिंग के अंदर। ग्लोबिन क्या कंसिस्ट करते हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट रहते हैं जिसमें 2 अल्फा चेन रहती है, 2 बीटा चेन रहती है। और हर एक अल्फा चेन 141 एमिनो एसिड से बनी होती है और बीटा चेन 146 एमिनो एसिड से बनी होती है। और ईच आयन ग्रुप किसके साथ अटैच रहता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। और आपको ये हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। उसके पहले अपन ने बात की थी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किस तरीके से होता है? 2 से 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है किसके द्वारा? प्लाज्मा के द्वारा। और 97 से 98% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किसके साथ हो रहा है? हीमोग्लोबिन के साथ। तो आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में अपन ने बात की, सबसे पहले अपन ने बात की एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में कि किस किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है और उसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं गैसेस के एक्सचेंज करने के लिए। तो सबसे पहला फैक्टर पढ़ा था अपन ने पार्शियल प्रेशर। उसके बाद की थी अपन ने थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में। फिर अपन ने बात की सोल्युबिलिटी के बारे में। फिर उसके बाद अपन ने गैसेज एक्सचेंज का कंप्लीट करने के बाद उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। तो हीमोग्लोबिन के साथ 4 तरीके की गैसेज बाइंड होती है। कौन कौन सी? पहली ऑक्सीजन, फिर CO2, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर फ्री रेडिकल। ये चारों तरीके की बाइंड होने के बाद ही गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है इनके द्वारा। फिर अपन ने बात की कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस किस के साथ होता है। तो ऑक्सीजन में अपन ने पढ़ा कि ऑक्सीजन 2 से 3% ट्रांसपोर्ट किसके साथ करती है? प्लाज्मा के साथ। और 97 से 98% किसके साथ करती है? हीमोग्लोबिन के साथ। फिर अपन ने जैसे ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कंप्लीट पढ़ने के बाद अपन ने बात की हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है जिसमें हीमोग्लोबिन मिलकर बना होता है हीम प्लस ग्लोबिन के साथ, जिसमें हीम के अंदर कंटेंट रहती है 4 आयरन ग्रुप और आयरन प्रेजेंट होता है पोरफायरिन रिंग के अंदर। उसके बाद अपन ने ग्लोबिन की बात करी। ग्लोबिन क्या होता है? एक 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है जिसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती है। और एक अल्फा चेन के अंदर 141 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं और एक बीटा चेन के अंदर 146 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। और प्रत्येक आयन ग्रुप किसके साथ अटैच रहता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। और ये बात की थी, ये अपना आ गया था हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में अपन ने सभी टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। आगे अगले आने वाले लेक्चर में अपन बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के बारे में और कुछ टॉपिक उसके आगे के डिस्कस करेंगे। यदि आज के लेक्चर की आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करें और इसकी PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी ने पहले के तीनों लेक्चर नहीं देखे तो वो भी कंप्लीट कर लें। मैं सब चीज़ें एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, NCERT ओरिएंटेड से लेके जो NCERT के कॉर्नर में जहाँ से आपके नीट के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उनको भी कवर करते चल रहा हूँ कि NCERT से गलती से भी क्वेश्चन बाहर से आता है तो आपके इन्हीं नोट से आएगा। मैं वो सब कवर अप करके चल रहा हूँ। तो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही ध्यान से सुनने के लिए, इस लेक्चर को इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।